अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हकीकत की एक और सबक आमोज़ किस्त के साथ मैं हूँ माहम जाहिद। नाजरीन, इस्लाम में माँ बाप का बहुत बुलंद मकाम है। उन्हें डांटने, झिड़कने, बल्कि उनके सामने उफ तक कहने से मना किया गया है। औलाद पर वालिदैन के इतने एहसानात होते हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उनके एहसानात की कोई गिनती शुमार नहीं की जा सकती, ना ही कोई उनका बदला चुका सकता है। इसीलिए अल्लाह ने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया। और नाजरीन, वालिदैन के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, और वो औलाद और भी ज़्यादा अजीज़ हो जाती है जब वो इकलौती हो। हमारी आज की हकीकत भी ऐसे ही वालिदैन की है। इब्रार, मुश्ताक और रुकैया का इकलौता बेटा था जिसे उन्होंने बड़े लाड प्यार और नाज नखरे उठाकर पाला था। इब्रार निहायत ही ज़हीन लड़का था। उसने कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसे फ़ौरन दाखिला मिल गया। इकलौती औलाद होने की वजह से मुश्ताक ने पहले तो उसे बाहर भेजने की मुखालिफत की, लेकिन फिर उसकी ज़िद के आगे हार मान ली। जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और उसके कनाडा जाने का बंदोबस्त किया। जी बेटा, सब कुछ रख लिया है ना? कुछ भूल तो नहीं गए? जी अम्मी, सब कुछ रख लिया। बेटा, पहली बार तुम इतनी दूर जा रहे हो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अम्मी, क्या हो गया आपको? 2 सालों की तो बात है। डिग्री मुकम्मल करते ही मैं वापस आ जाऊंगा। बेटा, डिग्री यहाँ रहकर मुकम्मल कर लेते। इस यूनिवर्सिटी में तुम कहते मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देता। तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? अब यहाँ की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी भी कनाडा की आम सी यूनिवर्सिटी का मुकाबला भी नहीं कर सकती। वहाँ पे स्टैंडर्ड ही कुछ और है। मान ली, तुम्हारी बात मान ली, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वहां जाकर हमें भूल मत जाना, वरना तुम्हारे बिना हमें हमारा ही अपना देश भी परदेश लगेगा। अब वो क्या हो गया आपको? अम्मी, क्या मैं आप दोनों को भूल सकता हूँ? बेटा, वहाँ जाते ही हमें फ़ोन कर देना ताकि हमारी तसल्ली हो जाए। जी अम्मी, मैं कर दूंगा। आप दोनों तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे मैं पढ़ने नहीं किसी जंग के महाज पे जा रहा हूँ। बेटा, पहली बार तो हमारे से इतनी दूर जा रहे हो। यहाँ तो मैं तुम्हारी देखभाल करती हूँ, तुम्हारे खाने पीने की, तुम्हारी सेहत की। वहाँ भला सारा कौन करेगा? ओहो अम्मी, क्या हो गया आपको? मैं बच्चा थोड़ी हूँ। आप दोनों फिजूल में परेशान हो रहे हैं। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। अच्छा, फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तुम्हें अपने जुबान में रखेगा। ठीक है वो, अल्लाह हाफिज़। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। आंखों में सुहाने सपने सजाए मुश्ताक और रुकैया का इकलौता बेटा इब्रार कनाडा पढ़ाई करने चला गया, लेकिन वहां जाकर वो वहां की रंगीनियों में खो गया और अपने माँ बाप को भुला बैठा। और रुकैया और मुश्ताक अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तरसते रहे। और कितने फोन करने हैं उसको? अगर उसे हमारी परवाह होती तो वो खुद ही फोन कर लेता। मसरूफ होगा शायद, इसलिए टाइम नहीं मिला होगा। अरे रुकैया बेगम, ऐसी भी क्या मसरूफियत कि बंदे को अपने वालिदैन से बात करने का भी टाइम न मिले।
फोन नहीं उठा सकता था तो कम से कम मैसेज करके बता देता। अरे हमें तसल्ली हो जाती कि वो खैरियत से है। अल्लाह मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। रुकैया, आज पूरा 1 साल हो गया उसे गई। ऐसा लगता है कि उसने हमें भुला दिया है। क्या हो गया मुश्ताक साहब? खून है हमारा, तो कैसे भुला सकते हैं हमें? अल्लाह करे तुम्हारा गुमान सच ही। लेकिन हकीकत यही है कि उसका फोन हमें तब ही आता है जब उसने यूनिवर्सिटी की फीस मंगवानी होती है। अरे उसने तो ईद पर भी हमें फोन करना गवारा नहीं किया। सच पूछो तो मेरा तो अब किसी रिश्तेदार के घर जाने को भी दिल नहीं चाहता। जहां भी जाओ वो अबरार के बारे में पूछते हैं। मैं तो थक गया हूं लोगों से झूठ बोल बोल कर। एक बार फिर फोन मिलाती हूँ, शायद इस दफा उठा ले। चलो करके देख लो, लेकिन तुम्हें मायूसी ही होगी। बस हो गई तसल्ली? हाँ जी, हो गई तसल्ली। मुश्ताक और रुकैया का अपने बेटे के लिए इंतज़ार तवील से तवील तर होता गया। इब्रार की डिग्री मुकम्मल होने के बाद उसने कनाडा में ही नौकरी शुरू कर दी और अपनी तालीम के बाद करियर के नाम पर अपने वालिदैन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और यूं 10 साल गुजर गए और मुश्ताक और रुकैया अपने बेटे की याद में तड़पते रहे। जरा फोन मिलाओ, शायद आज उठा ले। सुबह ट्राई की थी लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। रात भी कोशिश करता रहा हूं, डल तो हो रही थी लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। मसरूफ होगा। पता नहीं ये कौन सी मसरूफियत है, अल्लाह ही हिदायत दे इसे। हेलो। ये किससे मिल गया फोन? हेलो। मुझे इब्रार से बात करनी है। तुम कौन हो? मैं उसकी वाइफ बात कर रही हूँ। क्या इब्रार ने शादी कर ली है? ये आप इब्रार से बात कर रहे हैं? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? इब्रार, ये लड़की कौन थी और तुमने शादी कर ली? जी अम्मी, मैं बस आपको बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे कि तुमने शादी कर ली है? अम्मी, यहाँ पे सब ऐसे ही होता है। वहाँ कैसे होता है, क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अम्मी, अब आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। बस कर दो इब्रार। क्या तुमने हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि हमसे इजाजत लेते या हमें बता ही देते शादी के लिए? अम्मी, ये मेरी जिंदगी का फैसला है, मुझे किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वाह बेटा वाह, तुमने तो बात ही खत्म कर दी। अब मैं क्या आगे बोलूं? अच्छा अम्मी, मुझे एक काम करना है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी अल्लाह हाफिज। इब्रार की शादी की खबर सुन के उसके वालिद पर बिजली की तरह कहर टूटा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा उनको बताए बगैर ही शादी कर लेगा। कुछ दिनों में जब उनका गुस्सा ठंडा हो गया, फिर एक दिन इब्रार वापस घर आ गया और वो अकेला नहीं था। कौन आ गया? अरे इब्रार बेटा, तुम वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक, जरा जल्दी आए। कौन आया फिर भैया? हमारे बेटे ने हमें सरप्राइज दी है। चलो शुक्र है, इससे भी ख्याल आया कि हम भी इसके कुछ लगते हैं। अब्बू, अम्मी, ये सोबिया है मेरी बीवी। हाँ मालूम है हमें, मालूम है। और ये हुमा हमारी बेटी। इब्रार बेटा, ये क्या तुमने जाते शादी कर ली थी? अम्मी, वो एक्चुअली सोबिया की हाल ही में मेरे साथ शादी हुई है और
ये सोफिया की दूसरी शादी है ना? क्या? Ibrar, you said that your parents will be very happy. But I don't think so. Am I right? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अम्मी अब्बू आप दोनों खुश हैं ना? हाँ हाँ बेटा, हम बहुत खुश हैं। हमें तो अब ऐसे सरप्राइज की आदत हो गई है। हाँ हाँ बेटा, हम बहुत खुश हैं कि तुम वापस आ गए। क्या सरप्राइज दिया है तुमने हमें? हाँ बेटा, चलो आओ अंदर। थकावट हो गई होगी, बहुत लंबी फ्लाइट थी। चलो। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। अब्बू अब्बू अब ऐसा करें कि सामान बाहर है, वो जरा मेरे कमरे में ले आइए। आओ सोफिया, आओ हुमा बेटा, आओ। मुश्ताक और रुकैया के लिए इतने सालों बाद वापसी सरप्राइज से ज्यादा शॉक बन चुका था। अभी वो दोनों इसी शॉक में थे कि उन्हें एक आफ्टर शॉक मिला। उनके बेटे ने इन दोनों को उन्हीं के कमरे से बेदखल कर दिया। ये क्या कर दिया इब्रार ने? कितने अरमान थे शादी के, सब टूट गए। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि इब्रार ने क्या कर दिया। इतनी बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली। जरूर इस औरत ने इसको फंसाया होगा, वरना हमारे बेटे के लिए कोई लड़कियों की कमी थी? देखो, जो होना था हो गया। अब तुम जरा तहम्मुल से काम लेना, वरना घर का माहौल खराब होगा। लड़ाई झगड़े से जरा इज्तिनाब करना। शुक्र करो कि बेटा वापस आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं? आओ बैठो। नहीं अम्मी, एक्चुअली आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप दोनों मेरे कमरे में जाकर सो जाएं। हमारे कमरे में सो जाए? लेकिन क्यों? वो अब्बू, मेरे कमरे में ना तो हीटर है और ना ही वॉशरूम में गीजर है, तो हुमा और सोबिया को तंगी होगी। लेकिन बेटा, हम दोनों इतने बूढ़े हैं, तुम ये तो देखो कि हम वहाँ कैसे रहेंगे। और फिर तुम्हारे अब्बू बार बार वॉशरूम जाते हैं, इन्हें ठंडे पानी से सर्दी लग जाएगी। अम्मी 1-2 दिन की तो बात है। उसके बाद जैसे मैं हीटर और गीजर का बंदोबस्त करूंगा तो हम लोग वापस अपने कमरे में आ जाइएगा, और 2 दिन में कुछ नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन बेटा, ठीक है बेटा, तुम हमारे कमरे में आ जाओ, हम तुम्हारे कमरे में चले जाते। वालिदैन तो छोड़ो, तुमने तो हमें इंसान भी नहीं समझा। अब्बू, आपने जो समझना है ना आप समझें। बेटा जाग रहे हो क्या? गीजर और हीटर लेने जाना है, इसलिए जाग। नींद नहीं आ रही अम्मी। अच्छा बेटा, और सुनाओ, क्या इरादा है? क्या अम्मी, किस चीज़ का इरादा? बेटा जॉब का, कमाने का। अब तुम वापस आ गए हो ना, तो कुछ तो सोचा होगा। अभी तक तो अम्मी मेरा कोई प्लान नहीं है, और जॉब का तो मैंने सोचना भी नहीं है। अभी मैं कुछ मंथ के लिए एंजॉय करना चाहता हूँ। नॉर्दर्न एरियाज जाऊँगा और सोबिया और हुमा को पाकिस्तान की सैर करवाऊँगा। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हाँ बेटा, ज़रूर जाओ, लेकिन जो कुछ तुम कनाडा से कमा के लाए हो ना, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। ऐसे फजूल खर्ची में ना उड़ाओ। अम्मी, मैं कनाडा पढ़ने के लिए गया था, ना कि कमाने के लिए। वो तो शुक्र करें आप कि मैं वापस आ गया हूँ, वरना ये टिकट के पैसे भी मैंने आप लोगों से मंगवाने थे। खैर, मेरे पास 1-2 आइडियाज़ हैं बिजनेस के, अब्बू से डिस्कस करूँगा मैं। बहुत भूख लगी है, नाश्ते का क्या प्लान है? हाँ बेटा, मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई। तुम ऐसे करो, नाश्ता बना लो, सबके लिए बना लो। ओ हेलो, मैं क्यों नाश्ता बनाऊंगी, वो भी सबके लिए? नौकर हूँ क्या इस घर की? इब्रार, व्हाट इज दिस? इसलिए लेकर आए थे तुम हमें यहाँ? नहीं बेटा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आपके सारे मतलब मैं समझ रही हूँ। इब्रार, अंदर आओ, वी नीड टू टॉक। अच्छा, आता हूँ अंदर। कम ऑन अम्मी, क्या हो गया आपको? आपको क्या ज़रूरत थी उसे नाश्ते का कहने के लिए? वो यहाँ पे ये काम करने के लिए आई है, वो कनाडा से आई है, ये सब नहीं करेगी वो।
बेटा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। अम्मी अगर तबीयत नहीं ठीक थी तो किसी को कह के मंगवा लेना था ना। सोफिया का सारा मूड खराब कर दिया आपने, हद हो गई है। इब्रार दे रहा था अपने वालिदैन को एक के बाद एक दुख और तोड़ रहा था उनके मान, जिन्होंने इब्रार के मुस्तकबिल के लिए अपना हाल मेहनत करके बेहाल कर लिया। लेकिन मुश्ताक और रुकैया की ज़िंदगी में ये मुश्किलात की थी बस शुरुआत, क्योंकि इब्रार भूल चुका था उनका प्यार। कहीं ना जाइएगा, मज़ीद दिल दहला देने वाली हकीकत से उठाएंगे पर्दा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मुआशरे का अलमिया है कि वालिदैन अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर देते हैं, लेकिन जब वही औलाद बड़ी होती है तो उनका जवाब होता है कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया ही क्या है। हमारी तालीम और तरबियत करना तो उनका फ़र्ज़ था। ऐसे ही कुछ मुश्ताक और रुकैया के साथ भी हो रहा था। उम्र के जिस हिस्से में उन्होंने अपनी इकलौती औलाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो उनकी खिदमत करने की बजाय उनसे अपनी और अपनी बीवी की खिदमतें करवा रहा था। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास एक दो बिजनेस आइडियाज़ हैं, तो उनका आगे हमारे मुल्क में बहुत स्कोप है, बहुत फ़ायदा होगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरे पास कोई सेविंग नहीं है। कुछ तुम बाहर भेजने पे लग गए, मैं पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँगा? व्हाट? आपको पैसे बचा कर रखने चाहिए थे ना, सिर्फ पढ़ा लिखा देना काफ़ी नहीं होता अबू। कम ऑन अबू, मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन बेटा, हमें लगा कि तुम बाहर सेट हो जाओगे, हमारा बाजू बनोगे, इसलिए जो कुछ था वो तुम पर लुटा दिया। और अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। और ये क्यों भूल रहे हो कि जब तुम बाहर थे तो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी हुआ था, तुमने तो पैसे भेजे नहीं थे। उन पैसों का बंदोबस्त भी मैंने ही कहीं ना कहीं से किया था। अबू प्लीज, मुझ पे कुछ नहीं लगाया आपने। अब बार बार मुझे ये ताना ना दिया करें। अम्मी के इलाज पे जो पैसे लगाए आपने, अगर उनमें से कुछ पैसे बचे होते तो कम से कम आज हमारे पास कुछ कैपिटल होता बिजनेस शुरू करने के लिए। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करवाना चाहिए था? अबू, मैं वो नहीं कह रहा। आपको उनकी केयर करनी चाहिए थी ताकि इलाज तक नौबत ही ना आती। बेटे, वैसे बहुत शर्म की बात है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं है? कितने बेहिस हो चुके हो तुम। अबू प्लीज, मुझे लेक्चर ना दें। बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ हुमा को? आपको नजर नहीं आता क्या? इतनी गर्म चाय मेरी बेटी के हाथ में गिरा दी। देखो इब्रार कितना रेड हो रहा है। आपकी आंखें नहीं है क्या? अम्मी, आपको पता भी था वो खेल रही है, कम से कम थोड़ा ख्याल कर लेती। बेटा ये खुद आके टकराई थी मेरे साथ। मम्मा पापा दादू ठीक कह रही हैं, मैंने पीछे नहीं देखा था। बेटा आपने नहीं देखा, इन्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना, इनको नजर नहीं आता। इब्रार चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ, चलो बेटा, चलो। उस दिन हुमा की ही गलती से हुमा के बाजू पर जख्म आया, लेकिन इब्रार और सोबिया के रवैये ने रुकैया और मुश्ताक के पहले से जख्मी दिलों को और भी घायल कर दिया। लेकिन इब्रार को उनके जख्म कभी नजर नहीं आने थे, क्योंकि उसके नज़दीक वालिदैन सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी करने की ATM मशीन। इब्रार बहुत हो गया, बस अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। यहाँ मेरी बेटी की जान को खतरा है। यार, रहना तो मैं भी नहीं चाहता इनके साथ, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। नया कारोबार शुरू करना, उसके लिए पैसे भी नहीं है। अब्बू से मैंने बात की है, वो बैंक से लोन लेकर देंगे मुझे। लोन? पहले बैंक से लोन मिलेगा, फिर बिजनेस स्टार्ट होगा, और इन सब में बहुत वक्त निकल जाएगा, और मैं इतना सब्र नहीं कर सकती। तुम फिक्र ना करो यार, मैं कुछ करता हूँ। कनाडा से वापस आना भी हमारी मजबूरी थी, वरना कनाडा से कौन वापस आता है। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ, हुमा के लिए कोई स्कूल देखा? हाँ, एक दो अमेरिकन स्कूल्स देखे हैं, सारा स्टाफ क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे हैं। हुमा की स्टडी के बारे में हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसकी बेस जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, आगे हायर स्टडी में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा।
लेकिन इन स्कूल्स की फीस लाखों रुपए में है, कैसे मैनेज करोगे? यार हो जाएगा, तुम अब्बू की ड्रामेबाजियों को नहीं समझते। हर महीने अच्छी खासी इनकम आती है उन्हें, वही फीस दिया करेंगे हुमा की। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? हो ही नहीं सकता, आखिर हुमा उनकी भी तो होती है, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं। अच्छा, मुझे भी तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। मुझे भी कुछ पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए। कब तक ये वेस्टर्न ड्रेसेस पहनूंगी? लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं। शलवारें कमीज़ें देखी है मैंने ऑनलाइन ब्रांड्स की, बहुत अच्छी हैं, वही लूँगी। जी ठीक है जनाब, ले लीजिएगा। और कुछ? थैंक यू। ऐसे मूड खराब कर लेते। बेटे की तरफ से हो चुकी थी बेहिसी की इंतहा। पैसे की लालच ने उसे अंधा बना दिया था और उसे वालिदैन की मोहब्बत भूल गई, जिसने मुश्ताक और रुकैया को गमज़दा कर दिया। उनके बेटे के रवैये ने उन दोनों की रातों की नींद उड़ा दी। आपको भी नींद नहीं आ रही? नींद कैसे आ सकती है? मेरा बेटा प्रायज हो गया है। पता नहीं कहाँ गलती हो गई हमसे अपने बेटे की परवरिश में, या आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे। पता नहीं, हमने तो अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तालीम दिलवाई उसे। फिर भी उसे कारोबार के लिए पैसे चाहिए। जितनी अच्छी उसकी क्वालिफिकेशन है, उसे अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती है। तो क्या करेंगे? कहाँ से पैसों का बंदोबस्त होगा? मैंने बात की है एक दोस्त से, वो बैंक में था, उम्मीद है लोन मिल जाएगा। लेकिन गारंटी के तौर पे बैंक में क्या रखवाएंगे हम? इस घर के अलावा हमारे पास है ही क्या? मेरे पास कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है, मेरे अब किस काम की? जिसके लिए रखी थी वो तो कनाडा से ले आया। नहीं, उसे रखो अपने पास ही। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हो सकता है कि हमें अपने लिए जरूरत पड़ जाए। चुप करो, ना रो किया। मुश्ताक ने अपना घर बैंक के पास गारंटी के तौर पर रखवा कर इब्रार को कारोबार के लिए पैसों का बंदोबस्त करके दिया। इब्रार ने पार्टनरशिप पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, जिसकी खुशी में उसने अपने बिजनेस पार्टनर को घर में दावत पर बुलाया और उस दिन रुकैया के साथ वो हुआ जो शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। भाई राशिद, मैं आपकी बिजनेस अप्रोच से बहुत इम्प्रेस हूँ। आपका विजन तो बहुत ही खूबसूरत है। रियली? जी, थैंक यू सो मच। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इनका एक्सपीरियंस ही इतना है कि इनके साथ पार्टनरशिप करने वाला दिनों में मालामाल हो जाता है। यहाँ नुकसान का तो कोई चांस ही नहीं। भाई मैंने तो पहले ही सोच लिया, किस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर कारोबार को मजीद बढ़ाना है। अभी तो शुरुआत है। हाँ भाई जरूर, कारोबार को आगे बढ़ाते जाओ और हमें ऐसी पार्टियां देते जाओ। हमें और क्या चाहिए? एनी टाइम, आपका अपना घर है, जब मर्जी है। और खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। किसने बनाया? बहुत जायका है उसके हाथ। थैंक यू सो मच। मेरी मेड। वाओ, आप तो बहुत लकी हैं। आजकल अच्छा खाना बनाने वाली मेड भी किस्मत वालों को ही मिलती है। यस यू आर राइट। ये है आपके काम वाली? जी वो जी यही है। वाओ, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था। बहुत शुक्रिया। मुझे चाय भी ले आऊं? जी ले आए।
उस दिन जो हुआ रुकैया ने मुश्ताक साहब को कभी ना बताया और इस राज को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लिया। और कहीं वो गुस्से में कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। माँ तो फिर माँ होती है, बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती भी मुआफ कर देती है। लेकिन क्या अपनी इस गिरी हुई हरकत पर बाद में इब्रार और सोबिया को आएगी होश? हकीकत जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुश्ताक और रुकैया का इकलौता बेटा इब्रार और उसकी बीवी इतना गिर चुके थे कि उसने अपने बिजनेस पार्टनर के सामने अपनी मां को नौकरानी बना दिया, क्योंकि वो इस हालत में ना थी कि वो उसे अपनी मां के तौर पर मुतारिफ करवा सके। उसकी मां ने सब्र करके सब सह लिया कि कहीं अगर वो कोई रिएक्शन दे दे तो वो घर छोड़ कर ना चला जाए, लेकिन इब्रार बेहिस था। तो बाहर जा रहे हैं कहीं? जी अबू, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। बेटा तुम्हारी माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, कुछ पैसे देते जाओ, मैं दे आता हूँ। लो जी, बेटे ने जरा सा कमाना क्या शुरू कर दिया, आगे मांगते बनते। पापा जी, हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और वैसे भी इब्रार के पास पहले से ही पैसे कम। जी अबू, अभी तो कारोबार शुरू किए हैं, तो अभी इतने पैसे नहीं आना शुरू हुए कि मैं आप लोगों के खर्चे भी उठा सकूं। बेटा हम भी सारी ज़िंदगी तुम्हारे खर्चे उठाते रहे, अब तुम्हारे बिजनेस के लिए हमने लोन भी लिया है और तुम्हारी माँ ने अपने जेवरात भी बेच दिए हैं, अब तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। इब्रार, हमें पहले से ही देर हो रही है, इनके लेक्चर तो ख़त्म नहीं होंगे, चलो यहाँ से। अबू प्लीज़ मूड ख़राब मत करें, अगर पैसे बच गए तो दवाई लेता हुआ आऊँगा। इब्रार और उसकी बीवी कर चुकी थी बेहिसी की इंतहा। अपनी माँ की इज्जत तो वो पहले ही कर चुके थे बर्बाद, लेकिन अब नहीं थी उन्हें अपने वालिद की जान की परवाह। लेकिन नाज़रीन, कीचड़ में भी फूल खिलते हैं और ऐसा ही कुछ इब्रार और सोबिया के साथ हुआ। उनकी बेटी ने मुश्ताक और रुकैया के साथ वो किया जिसकी उन्हें उम्मीद न थी। हेलो दादा, हेलो दादी। हेलो बेटा, आओ इधर मेरे पास बेटा। शाबाश शाबाश। क्या हाल है आपका, ठीक हो? जी दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरी बेटी क्या लेकर आई अपनी दादों के लिए? 10 जान ये ले पैसे। बेटी ये पैसे किस लिए हैं? दादा जान, जब मम्मा और पापा शॉपिंग पे जा रहे थे, मंदिर से सब कुछ देख रही थी। पापा ने फिर मुझे पॉकेट मनी दी और अब आप इन पैसों की दवाइयाँ ले आएगा दादी। दादा जान, आप जल्दी से जाकर दादू के लिए दवाइयाँ ले आए। दादू को रात को नींद नहीं आएगी। जब मैं भी बीमार होती हूँ ना, मुझे दवाई खाए बगैर नींद नहीं आती। अच्छा बेटा, अभी जाता हूँ। अच्छा दादी, दादा, मैं चलती हूँ, मैंने स्कूल का होमवर्क भी करना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। कितने अच्छे दिल की बच्ची है, अल्लाह इसका नसीब अच्छे करे, अल्लाह इसकी जिंदगी करे। हुमा ने अपने वालिदैन के बरक्स अपने दादा दादी की मदद की और उन्हें अपने पैसे दे दिए ताकि उनकी दवाइयाँ आ सकें। लेकिन हुमा की ये अच्छाई उसके वालिदैन को मालूम हो गई और उन्हें एक आंख न भाई। उन्होंने हुमा को खूब डांटा और तो और सोबिया ने उससे सास और ससुर पर हुमा को वरगला कर उससे पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया और खूब बुरा भला कहा। क्या इब्रार कारोबार चलाने के बाद अपने वालिदैन को बेसहारा छोड़ देगा और बीवी बच्चों के साथ अलहदा घर में शिफ्ट हो जाएगा, या अपने वालिदैन ही को उनके घर से निकाल बाहर करेगा? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जिस घर को मुश्ताक और रुकैया ने सारी ज़िंदगी की मेहनत से बनाया, अब उन्हें अपने ही घर से दरबदर करने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। और ये आवाज़ें बुलंद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू थी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनका अपना बेटा इब्रार इस बारे में क्या सोच रखता था? क्या वो बेहिसी की इस नहज तक पहुँच चुका था कि वो भी अपने वालिदैन को घर से बेघर कर देगा? जी जी ठीक है, मैं करता हूँ। जी ठीक। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगी। तुम जानते हो ना कि मैं सारी उम्र कनाडा में रही हूँ और वहाँ पेरेंट्स के साथ रहने का कोई कल्चर नहीं है, इसलिए तुम डिसाइड करो। मालूम है मुझे, लेकिन हम लोग ये घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? अभी बिजनेस इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ जो हम लोग रेंट पे घर ले सकें। हाँ, तुम ना छोड़ो ये घर, बस उन्हें किसी ओल्ड एज होम में भेज दो जैसे कनाडा में होता है। इस तरह उनकी अच्छी देखभाल भी हो जाएगी और उन्हें उनकी उम्र के लोगों की कंपनी भी मिल जाएगी और किसी किस्म का अकेलापन भी फील नहीं होगा। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ, पता करता हूँ किसी ओल्ड एज होम पर। तो करना है यार, जल्दी करो। मैं ऑलरेडी उमा की वजह से बहुत परेशान हूँ। अच्छा बाबा, परेशान तो ना हो। कैसे परेशान ना हो? अगर उन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया तो? नहीं, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। इन केस ना माने तो फिर वाले घर से निकाल दूंगा। ये अबू, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। अम्मी, वो सोबिया ने फैसला किया है कि वो आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। बेटा, ये फैसला उसका है या तुम्हारा भी फैसला है? अम्मी, मेरा भी वही फैसला है जिसमें मेरी फैमिली की बेहतरी हो। तो बेटा, कि हम तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं है? नहीं अबू, ऐसी बात नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए कोई फैसले करने पड़ते हैं। हाय अल्लाह, अब ये भी दिन देखना था। क्या हो गया बेटा तुम्हें? लेकिन बेटा, तुम लोग कहाँ जाओगे? अबू, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग जाएंगे ओल्ड एज होम। बेटा, तो तुम्हें क्या हो गया? क्या हम तुम्हारे पे बोझ हैं? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। इसी में आपकी बेहतरी है, वहाँ आप दोनों की ज़्यादा केयर होगी। बेटा, हमने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कमाई, तुम्हारे ऊपर खर्च किया, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा। अबू, अब मेरी खुशी इसी में है कि आप दोनों ओल्ड एज होम चले जाएं। ठीक है बेटा, हम चले जाएंगे। तुम खुश रहो बेटा, खुश रहो। जी जी अम्मी। हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं, ओल्ड एज होम जा रहे हैं। तुम यहाँ खुश रहो। अबू, मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगा ना, बल्कि हम सब मिलने के लिए आया करेंगे। क्यों सोबिया? ये तो वक्त ही बताएगा बेटा। चलो रखिए, हमें देर हो रही है, चले यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा थोड़ी देर रुकना भी इनको
नागवार गुजर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? इब्रार, ये दोनों इस उम्र में ऐसे कैसे जाएंगे? जाओ प्लीज गाड़ी पर छोड़कर आओ। ओह अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ। आ जाओ। सोबिया और इब्रार खुश थे कि अब वो अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे। उन्होंने हुमा को ये कहकर समझा दिया कि घर में जगह कम थी, इसलिए उन्होंने दादा दादी को ओल्ड एज होम भेज दिया है। लेकिन शायद वो ये भूल चुके थे कि ये दुनिया मकाफाती अमल है। इंसान जो बोता है वो ही काटता है, और अल्लाह इंसान को उसकी गलतियों को सुधारने के लिए उसे बड़ी सज़ा से पहले झटका ज़रूर देता है, ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही कुछ इब्रार के साथ हुआ। नहीं हुमा, नहीं हुमा, ऐसा नहीं करो प्लीज हुमा। हम इस उम्र में कहाँ जाएं? नहीं हुमा, ऐसा मत करो। नहीं हुमा, हम पे रहम करो। हुमा, नहीं हुमा। क्या हुआ इब्रार? पानी। क्या हुआ? सोबिया, मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। क्या? मैंने देखा है कि उमा की शादी हो गई है, ये हमारे इसी घर में। सब लोग बहुत खुश हैं, सब ठीक ठाक हो जाता है। कहा तो सब खाना खाते हैं, लेकिन फिर क्या इब्रार? हुमा को तो कुछ नहीं होता ना? नहीं नहीं, उमा को कुछ नहीं होता। जब उमा की रुखसती होती है, हम दोनों गेट तक जाते हैं उसे रुखसत करके, तो फिर उमा घर से बाहर निकाल देती है। वो कहती है ये घर मेरा और मेरे शोहर का है। सोबिया वो हमें घर से बाहर निकाल देती है। हम बाहर निकल के दरवाजा नॉक करते रहते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। वो दरवाजा नहीं खोलती सोबिया, वो दरवाजा नहीं खोलती। इतना भयानक ख्वाब? क्या तुम अभी भी नहीं समझी कि मुझे ये ख्वाब क्यों आया? इस वक्त जो हालत मेरी और तुम्हारी है, अम्मी अब्बू की भी यही हालत होगी। सोबिया, हमने कितना जुल्म किया उनके साथ। उन्हें हमने घर से निकाल दिया। सोबिया, हमें उन्हें वापस लाना होगा, अभी वापस लाना होगा। हाँ, हम लेकर आएंगे उन्हें। हम लेकर आएंगे। हमने बहुत बुरा किया। दादा दादी, आप लोग, अम्मी अब्बू, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अम्मी पापा, प्लीज मुझे भी माफ कर दें। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। प्लीज हमें माफ कर दें। हम आप लोगों को लेने के लिए आए हैं। अब हम सब इकट्ठे रहेंगे आपके घर में, और वो घर आपके बिना बहुत सूना है। प्लीज हमारे साथ चलिए, प्लीज, हम आपको लेने आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। चले अम्मी, घर चले। इब्रार और सोबिया को वक्त रहते अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये दुनिया मकाफात अमल है। उन्होंने जो सलूक मुश्ताक और रुकैया के साथ किया था, कल को उनकी अपनी औलाद ने उन दोनों के साथ करना था। इसलिए अपने वालिदैन की कदर करें, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनको बोझ न समझें, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत होते हैं। और दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है कि उनकी खिदमत की जाए, क्योंकि माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत की कुंजी। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह निगहबान।